साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बोला है कि शर्म आनी चाहिए मैक्रो तुम्हें। ऐसा क्या मामला आया है सामने, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या डायमेंशंस हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथियों हुआ यूं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने कहा कि जो भी हथियारों की खेप भेजी जाती है इजराइल को, यानी जो निर्यात करते हैं हम हथियारों का, अगर वो गाजा के खिलाफ युद्ध में इजराइल अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हम ऐसे हथियार इजराइल को नहीं देंगे। यानी एक तरीके से आर्म्स एम्बार्गो वाली बात की, हथियारों के खेप पर प्रतिबंध लगाने की बात जो है उन्होंने कह दी। और इस तरीके की बात को सुन करके इजराइल के प्रधानमंत्री बौखला गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें मदद करो या न करो, पश्चिमी ताकतें हमें मदद करें या न करें, हम इस युद्ध को जीत के रहेंगे। हम इस समय 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। दुनिया को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हूती हमारे खिलाफ है, हमास हमारे खिलाफ है, हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ है, ईरान हमारे खिलाफ है, सब कोई हमको टारगेट कर रहा है। और जब हम इन जो है प्रतिरोध की धुरी, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की कार्यवाही करना कि उसमें मदद न देना और हथियार न देने की बात करना, ऐसे वही लोग कह सकते हैं जो ऐसी ताकतों का समर्थन करते हैं या उन्हें ऐसी बातें पसंद आती हैं। तो इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि भाई फ्रांस हमारा कोई बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर नहीं है, न तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा हथियारों का आयात ही करते हैं। पिछले साल मात्र $33 मिलियन का निर्यात जो है फ्रांस द्वारा किया गया। तो बहुत कोई मेजर ऐसी बात नहीं है कि फ्रांस से हमें अगर नहीं मिलता है ज़्यादा हथियार तो कोई दिक्कत आ जाएगी। इजराइल तैयार है, इजराइल के और जो डिफेंस पार्टनर हैं, अमेरिका है और जो उसके साथी हैं, उन सब से वो अपने रिलेशंस को और मजबूत करके इस युद्ध को निर्णायक दिशा में ले जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी आई कि जो गाजा का धार्मिक मामलों का मंत्रालय है, उसने साफ तौर पर कह दिया कि करीब 1300 ऐसी मस्जिदें थीं गाजा वाले क्षेत्र में, जिसमें से लगभग 1000 मस्जिदों को तबाह कर दिया है इजराइल ने। जो रॉकेट लॉन्च किए, जो हमले किए, उसमें ये सब नष्ट हो गया। लगभग $350 मिलियन की प्रॉपर्टी, धार्मिक जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो गई है और 3 चर्च भी नष्ट हो गए। लेकिन इजराइल इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। गाजा के धार्मिक मामलों के जो मंत्रालय है उसने ये भी कहा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है लगभग 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, महिलाएं बच्चे मारे जा चुके हैं। जो मस्जिद है, जो कब्र है, कब्रों को भी अपवित्र कर रहा है इजराइल, शवों को बाहर निकाल करके उनके साथ बर्बरता कर रहा है। इस तरीके के कई आरोप लगा रहे हैं। या क्या बात है, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन ये है कि ऐसी स्थिति में ये देखना आवश्यक है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ये जंग कब रुकेगी, ये धार्मिक आधारों पर जो युद्ध हो रहा है वो कब रुकेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बोला था कि रिलीजन बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो वही देखा जा रहा है कि एंटी सेमिटिज्म, यानी यहूदियों से नफरत करना, यहूदी धर्म से नफरत करने वाले जो तत्व हैं उनको समूल नाश करना, उनका एनहिलेशन करने की प्रवृत्ति, मानसिकता नेतन्याहू के अंदर आ गई है। और उधर अगर हम हमास, हिजबुल्लाह और ऐसी ताकतों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनके दिमाग में भी इसी तरीके का सामूहिक विनाश और नरसंहार की प्रवृत्ति रही, जो उन्होंने किया भी। 7 अक्टूबर वाला जो नरसंहार हुआ और अन्य ऐसे नरसंहार देखे गए हैं। तो ऐसे नरसंहार लगातार हो रहे हैं। ये सब मानवता के खिलाफ अपराध है। युद्ध कहीं से भी हो, किसी भी साइड से हो, वो मानवता के खिलाफ अपराध ही एक तरीके से, क्योंकि उसमें निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। बहुत से लोगों ने कोई उसमें गुनाह नहीं किया है, लेकिन उनको उनकी सज़ा मिल रही है कि वो उस देश में पैदा हुए हैं। जो देश ऐसी प्रवृत्ति लेकर के काम कर रहा है, उसका लीडरशिप ऐसी प्रवृत्ति लेकर के काम कर रहा है कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में कि इजराइल को बहुत डिप्लोमेटिकली जो बड़े पावर्स हैं वो उनसे बात करें, डील करें। लेकिन इजराइल की जो बातें हैं उसको भी सुनी जाएं कि इजराइल आखिर इतना ज़्यादा, बहुत लंबे समय से भी इजराइल को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इजराइल ने इस तरीके का निर्णायक युद्ध तो नहीं किया। ऐसा कौन सा बड़ा
खतरा इज़राइल के सामने आ गया कि इज़राइल इस आक्रामकता पर उतर आया, उसको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए और जो ताकतें इज़राइल के खिलाफ ऐसे काम कर रही हैं, उनको भी जो है संतुलित दृष्टिकोण से काम करना होगा। अगर वो अपनी आक्रामकता बनाए रखेंगी तो वही होगा जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है कि ज़ेलेंस्की सोचते हैं कि मैं भी संभाल लूँगा पुतिन को, और पुतिन सोचते हैं भाई ज़ेलेंस्की हमारे सामने क्या है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर इस प्रवृत्ति के साथ काम होगा तो दुनिया तो खाली ही हो जाएगी। वैसे भी मिडिल ईस्ट में तबाही इतने स्तर पर पहुंच गई है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं कि वहाँ चीख पुकार के अलावा कुछ बचा नहीं है। विध्वंस और सामूहिक विनाश की पटकथाएं लिखी गई हैं। तो अब ये आवश्यक हो गया है कि इज़राइल और जो हमास है या हिजबुल्लाह है, इन सब के बीच में जो युद्ध है, इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए डिप्लोमेटिकली कार्यवाही करनी चाहिए। तो साथियों, आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।